हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन सी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो अभी अभी नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई गॉथिक हॉरर ड्रामा मूवी फ्रैंकेनस्टाइन का ब्रेकडाउन, जिसके राइटर डायरेक्टर हैं गिलेर्मो डेल टोरो, जो कि इस फील्ड में मास्टर हैं। मूवी में ऐसी दुनिया बना के देते हैं जिसका कोई तोड़ नहीं। द डेविल्स बैकबोन, ब्लेड 2, हेलबॉय 2, पैंस लैब्रिंथ, क्रिम्सन पीक, द शेप ऑफ वाटर विजुअली बात करती है इनकी मूवीज। इसलिए मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि इस वीडियो से पहले ये मूवीज जरूर देख लेना। फुल ऑन सिनेमैटिक एक्सपीरियंस है जिसे मिस नहीं करना चाहोगे। और ये मूवी हिंदी में भी है। मूवी बेस्ड है 1818 में आई मैरी शैली की सेम नाम की नॉवल पर, जिसपे लगभग 100 सालों से मूवीज बन रही हैं और इतनी बन चुकी हैं कि गिनना भी मुश्किल है। पर लेटेस्ट एंट्री यही है और अभी कुछ महीनों बाद द ब्राइड भी आएगी, जिसमें क्रिश्चियन बेल को भी तो देखना है फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर के रूप में। वैसे बता दूं, ये मूवी डेल टोरो का ड्रीम प्रोजेक्ट है। कई साल तो उन्होंने सिर्फ इस मूवी के बारे में सोच के निकाल दिए। 2007 में पहली बार जिक्र किया था और 2025 में जाकर ये मूवी बनकर रिलीज हुई। इसकी पूरी मेकिंग की कहानी आपको बताऊंगा और साथ में इस मूवी से जुड़े ढेर सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी, जिससे आपको पता चलेगा कि पर्दे के पीछे क्या क्या हुआ था। तो चलिए अब ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से ब्रेक डाउन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है 1857 में, जब इंडिया में फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई थी अंग्रेजों के खिलाफ। पर मूवी में ये फिक्शनल यूनिवर्स है। पहले हमें प्रीलूड दिखाया जाता है, यानी इंट्रो। हम रॉयल डेनिश नेवी के शिप हॉरिज़ॉन्ट को देखते हैं, जो नॉर्थ पोल के लिए निकला था लेकिन आर्कटिक की बर्फ में फंस गया। पूरा क्रू बर्फ हटाने में लगा हुआ था, जिन्हें लीड कर रहा था कैप्टन एंडरसन। लेकिन क्रू के साथ ज्यादा तालमेल था चीफ ऑफिसर लार्सन का। लार्सन आकर कैप्टन को बताता है कि हमारे आदमी पूरी तरह थक चुके हैं। वो चाहते हैं कि जैसे ही शिप फ्री हो हम वापस घर की तरफ लौट जाएं, ना कि नॉर्थ पोल की तरफ। लेकिन कैप्टन पूरा जुनून से भरा हुआ था कि हम जिस काम के लिए निकले हैं उसे पूरा करके वापस लौटेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हालांकि कैप्टन ये बात जानता है कि जितनी देर यहाँ पे फंसे रहेंगे उतना ही जान का खतरा बढ़ता जाएगा। एक तो खाने पीने की कमी होने लगी है, ऊपर से फ्रॉस्ट बाइट का खतरा। खुद कैप्टन के पैर फ्रॉस्ट बाइट का शिकार हो चुके हैं, फिर भी सेंसिबिलिटी दिखाने के बजाय ये अपने जुनून पे अड़ा हुआ है, जिसका नुकसान बाकी सबको भी उठाना पड़ेगा। अगर ये वापस जाने की बात पे हामी भर देता तो इसका क्रू और ज्यादा मेहनत से काम करता, क्योंकि उनके मन में एक उम्मीद जाग जाती। लेकिन वो उम्मीद इसने खुद मार दी है। इस शॉट में देखो कैमरा टिल्टेड है, ये दिखाने के लिए कि शिप एक साइड पे झुका हुआ है। ऐसी वीरान जगह पर फंसे हैं जहां दूर दूर तक बर्फ के अलावा कुछ नहीं दिख रहा। लेकिन रात में अचानक थोड़ी ही दूरी पर एक ब्लास्ट हो जाता है, तो कैप्टन कुछ आदमियों के साथ उस जगह पर पहुंचकर देखता है कि वहां पे किसी ने टेंट लगा रखा था। टेंट तो तबाह हो चुका है और आसपास ढेर सारा खून भी पड़ा है। पर हैरान करने वाली बात यह है कि आखिर ये इतना सारा खून है किसका, क्योंकि स्लैश डॉग्स तो सारे सही सलामत हैं। कुछ ही दूरी पर उन्हें एक आदमी पड़ा हुआ मिल गया, बैरन विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन। आपको बता दूं कि दुनिया मॉन्स्टर को फ्रैंकेनस्टाइन के नाम से जानती है, जबकि असल में मॉन्स्टर का कोई नाम है ही नहीं। फ्रैंकेनस्टाइन उसके क्रिएटर का नाम है। इसी वजह से लोगों ने उसे फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर बुलाना शुरू कर दिया था। लेकिन धीरे धीरे मॉन्स्टर वर्ड मिट गया और मॉन्स्टर का नाम रह गया सिर्फ फ्रैंकेनस्टाइन। खैर, वो लोग देखते हैं कि विक्टर के कंधे में चोट थी और उसकी टांग टूटी हुई थी। लेकिन जैसे उन्होंने पैंट फाड़ के देखा तो पता चला कि उसकी टांग टूटी नहीं थी बल्कि नकली थी, इसलिए मुड़ चुकी थी। अभी वो सब विक्टर को देख ही रहे थे कि तभी दूर से एक मॉन्स्टर गुर्राता हुआ उनके पास आने लगा। इसलिए वो जल्दी से विक्टर को उठाकर शिप पर ले आए। पीछे पीछे मॉन्स्टर आया तो उस पे गोलियां बरसाई गई, लेकिन गोलियों का उस पे कोई असर नहीं हो रहा था और उसके अंदर इतनी ताकत थी कि एक एक आदमी को उठा के वो दूर फेंक के मार रहा था। ऐसे हड्डियां चटकाते हुए वो शिप के ऊपर पहुंच गया और उसे चाहिए था सिर्फ विक्टर। ये बात उसने खुद बोल के बताई, लेकिन फिर भी लोग उसके रास्ते में आ रहे थे, इसलिए सबको डैमेज पहुंच रहा था। उससे छुटकारा पाने के लिए लार्सन 4 बैरल वाली तगड़ी शॉटगन उठाकर ले आया, जिससे 3 गोली मारकर उसने मॉन्स्टर को शिप से नीचे गिरा दिया। लेकिन बिगड़ा उसका अब भी कुछ नहीं था। वो फिर से शिप के ऊपर आता, उससे पहले उन्होंने सीढ़ी ऊपर खींच ली, जिसके बदले में वो पूरी शिप को ही पलटने लगा। इतने सारे क्रू मेंबर्स जो काम नहीं कर पाए थे वो अकेले ही कर रहा था। इस साइड झुके हुए शिप को उसने उस साइड झुका दिया। अब सिर्फ एक गोली बची थी, जिससे वो क्रिएचर मरने वाला तो था नहीं, इसलिए कैप्टन ने वो गोली मार दी मॉन्स्टर के पैरों के नीचे वाली बर्फ में, जिससे बर्फ टूट गई और मॉन्स्टर पानी में डूब गया, यानी उसे धरती के अंदर कब्र में भेज दिया गया। ऐसा कैप्टन को लग रहा था। बर्फ टूटने से एक काम ये अच्छा हो गया कि शिप सीधा हो गया। फिर शिप
शिप पे मौजूद डॉक्टर ने विक्टर की मरहम पट्टी की और सही से होश में आने पर विक्टर ने बताया कि वो वापस आएगा, वापस आकर तुम्हें मारता रहेगा जब तक तुम मुझे उसके हवाले नहीं कर देते। कैप्टन बोला कि वो मर चुका है, पर विक्टर ने उसे साफ इंग्लिश में समझा दिया कि वो मर नहीं सकता, तो जब भी वो दोबारा आएगा तुम मुझे उसके सामने फेंक देना वरना सब मारे जाओगे। कैप्टन सोच में पड़ गया कि भला ऐसे मॉन्स्टर को किस शैतान ने बनाया होगा, तो विक्टर बोला मैंने बनाया उसे। विक्टर नाम इसे इसके फादर ने दिया था, जिसका मतलब होता है विजेता, जिसने सब कुछ जीत लिया हो। यानी पैदा होते ही इसके फादर ने इसके कंधे पे बोझ डाल दिया था कि तुझे जीतना ही है। आप देख सकते हो जब भी अपने फादर का जिक्र करता है तो इसके चेहरे पे गुस्सा दिखाई देता है, पर जब अपनी माँ का जिक्र करता है तो इमोशनल हो जाता है। माँ बाप का जिक्र इसलिए कर रहा है क्योंकि अब वो कैप्टन को पूरी कहानी सुना रहा है उस मॉन्स्टर को बनाने की, जो शुरू होती है विक्टर के बचपन से। प्रीलूड के बाद अब शुरू हो रहा है पार्ट 1 विक्टर्स टेल। विक्टर के पिता लियोपोल्ड शाही घराने से थे और सबसे नामी सर्जन भी थे। ज्यादातर वो घर से बाहर ही रहते थे, पर जब भी घर आते थे तो विक्टर और इसकी माँ क्लेयर के लिए मुश्किल हो जाती थी, क्योंकि वो इन दोनों को पसंद ही नहीं करते थे। इनके काले बाल और काली आंखों की वजह से इनमें शाही खून वाली कोई बात नहीं। इसके डैड ने इसकी माँ से शादी भी सिर्फ इसलिए की थी क्योंकि वो भी एक अमीर घराने से थी और अपने साथ मोटा दहेज लेके आई थी, जिसने इसके डैड का रुतबा बरकरार रखने में योगदान दिया। वरना ना तो कभी क्लेयर उसे भाई और ना ही विक्टर। जबकि स्किन कलर व्हाइट है दोनों का, लेकिन बाल और आंखें काली हैं, इसलिए उसकी बराबरी के नहीं है। और ये मत सोचना कि ये कोई बहुत पुरानी बात है। ये रेसिज्म हॉलीवुड मूवीज में अब तक देखने को मिलता था, बल्कि आज भी है। हीरोइन के बाल ब्लॉन्ड होंगे, काले बाल वाली होगी विलन, और हीरोइन की सहेली जो हमेशा बैकग्राउंड में रहती है। इवन जिस एक्ट्रेस को हीरोइन का रोल मिला, अगर उसके बाल काले हैं तो उसे डाई करके भूरे करने होंगे। सेम विलन के साथ अगर उसके बाल भूरे हैं तो काले करने होंगे, और यही आंखों के साथ। ध्यान दोगे तो आज भी ये देखने को मिल जाएगा। खैर लियोपोल्ड बस यही चाहता था कि विक्टर उसके नाम को नीचा ना करे। विक्टर भी एक बड़ा सर्जन बने, अगर उससे बड़ा नहीं तो कम से कम उसके जैसा बने। इसके लिए वो विक्टर की क्लास लिया करता था, उसे दूध देकर, और अगर एक भी सवाल का जवाब विक्टर ना दे पाया या भूल जाता या उसे पता ना होता तो लियोपोल्ड उसे छड़ी से मारता। हाथों पे मार मार के बोर हो गया था तो एक दिन छड़ी गाल पे दे मारी। इससे समझ जाओ कि बच्चे से उसे कोई प्यार नहीं था, सिर्फ अपने नाम से था। और ऐसा ही कुछ बर्ताव वो करता था क्लेयर के साथ। जब क्लेयर प्रेग्नेंट थी तब भी रात को दोनों के बीच झगड़े होते थे, जिन्हें सुनकर विक्टर अपने रूम में लगे गार्डियन एंजल के स्टैचू के सामने प्रे किया करता था, क्योंकि उसे अपनी माँ की चिंता थी। सिर्फ अपनी माँ का साथ चाहिए था, लेकिन वो भी उसे नहीं मिल पाया। एक दिन जब लियोपोल्ड घर से जा रहा था तभी क्लेयर को दर्द होने लगा। बैठे बैठे उसका बहुत सारा खून बह चुका था और उसमें से ढेर सारा खून लग चुका था विक्टर के ऊपर, क्योंकि वही अपनी माँ को संभाल रहा था। उसने भागकर अपने डैड को रोका और डैड आकर मॉम को अंदर ले गए डिलीवरी के लिए, लेकिन माँ बच नहीं पाई। बच्चे को जन्म देते हुए उनकी मौत हो गई और आखिरी टाइम में भी उन्हें बस विक्टर की चिंता हो रही थी। जाते जाते इसके गाल पे हाथ रख के गई थी और उनके हाथों पे लगा खून इसके गाल पे छप गया था। एक गाल बाप ने लाल किया था छड़ी मारकर, और एक गाल माँ ने लाल किया मरते मरते अपने खून से। दोनों में फर्क साफ दिखाई देता है। माँ को चिंता थी कि मेरे बाद विक्टर का क्या होगा, और बाप को यह भी चिंता नहीं थी कि जैसे मैं मार रहा हूँ विक्टर का क्या होगा। माँ का खून से सना हाथ विक्टर के कंधे पर भी छपा रह गया और उसके दिल पे भी। माँ की मौत से विक्टर को इतना गहरा दुख पहुंचा कि वो अपनी माँ का पूरा फ्यूनरल भी अटेंड नहीं कर पाया, और इसके बाद तो उसका हाल चाल पूछने वाला कोई बचा ही नहीं था। जो बच्चा पैदा हुआ उसका नाम रखा गया विलियम, और लियोपोल्ड उस पे जान छिड़कता था। क्यों? क्योंकि उसके बाल भूरे थे और आंखें लाइट। वो था शाही खून। लियोपोल्ड का सब कुछ मानो उसी के लिए था। वो इतने लाड प्यार के साथ बड़ा हो रहा था कि विक्टर कभी इमेजिन भी नहीं कर सकता था अपने बचपन में। विलियम घर का उजाला बन चुका था, वहीं विक्टर बन चुका था अंधेरा। है नहीं है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। माँ के जाने का गम उसके दिल में आज भी जिंदा था, जो उसके चेहरे पे भी साफ दिख जाता, लेकिन डैड के चेहरे पे वो दिखाई नहीं देता। इससे विक्टर के मन में कुछ सवाल उठने लगे। उसकी माँ की मौत उस दौर के सबसे बड़े डॉक्टर के हाथों हुई थी, यानी उसके डैड के हाथों, और उन्हें कोई पछतावा भी नहीं। इसलिए विक्टर को ऐसा लगने लगा कि उसके डैड ने उसकी माँ को मरने दिया, बचाने की कोशिश ही नहीं की। और ये बेचैनी उसके अंदर इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही थी कि एक दिन उसने ये बात अपने डैड को बोल ही डाली, जिसके जवाब में डैड बोले कि आज तक मौत पे कोई विजय हासिल नहीं कर पाया, और बालों पे, आंखों पे
ये कौन सा किसी को मर्जी से मिलते हैं समझदार। विक्टर बोला कि मैं हासिल करूंगा। विक्टर नाम कुछ सोच के ही तो रखा था आपने, जो आप जानते हैं और जो नहीं भी जानते वो सब जानूंगा और मौत को हराऊंगा। उस दिन से विक्टर को अपनी लाइफ का पर्पस मिल चुका था। नाम का मतलब तो उसे पहले से पता था, पर जीत किस पे हासिल करनी है ये उसने उस दिन डिसाइड कर लिया, क्योंकि रात को उसके सपने में उसे एक डार्क एंजल दिखाई दी थी जिसने उससे वादा किया था कि जिंदगी और मौत पे उसकी हुकूमत होगी। वो अपने डैड से आगे निकलकर उनसे भी महान बन जाएगा, और एंजल्स पे ये कितना भरोसा करता है वो तो हमने देख ही लिया। पर ये जो डार्क एंजल इसे दिखाई दी ये असल में इसकी माँ का ही सिंबल है। डार्क एंजल लाल भेस में है और इसकी माँ भी सिर्फ लाल कपड़े पहना करती थी, इवन लाल कपड़ों में ही मरी थी और लाल में ही दफनाई गई थी। उनके कॉफिन के ऊपर जो पत्थर का फेस लगाया गया था वैसा ही फेस इसे एंजल का दिखाई दे रहा है। थोड़ा सिमिलर है इसके रूम में लगे गार्डियन एंजल से, और जो बाकी बॉडी है इंक्लूडिंग वेपन वो भी गार्डियन एंजल का ही है। ये सारी चीजें मिलकर इसे सपने में दिखाई दी इसके मोटिव को पक्का करने के लिए। जैसे इसकी माँ से बोल रही हो कि डेथ ने मुझे तुझसे छीन लिया, अब तो डेथ कोई जीत ले। इसके बाद पूरा परिवार बर्बाद हो गया। बगावतें हुई, माँ के प्लांटेशन में आग लगी, जिसके बाद इनके पास कुछ बचा नहीं सिवाय हवेली के। कुछ टाइम बाद लियोपोल्ड की भी डेथ हो गई और उसे भी वैसे ही दफनाया गया काले कपड़ों में। और ये जो कॉफिन के ऊपर फेस लगाए जा रहे हैं ये एकदम कॉपी है मरने वाले के फेस की। माँ के केस में भी सेम फेस था, और विलियम ने माँ का प्यार तो कभी देखा ही नहीं, और जो प्यार करने वाला था वो भी नहीं रहा, इसलिए विलियम भी शॉक में था। तो विक्टर ने ही उसे गले लगाया, क्योंकि विक्टर खुद इस शॉक से गुजर चुका है और उसे तो किसी ने संभाला भी नहीं था। मेन बात यह है कि इतना भेदभाव होने के बाद भी विक्टर को विलियम से कोई नफरत नहीं थी, बल्कि वो तो उसकी माँ की आखिरी निशानी था। लेकिन दोनों साथ नहीं रह पाए। शाही परिवार ढह गया, जिसके बाद विलियम चला गया वियना में किसी रिश्तेदार के पास, और विक्टर चला गया एडिनबर्ग, जहाँ पे उसने कोशिश की अपने मोटिव को पूरा करने की, और सालों बाद उसमें कामयाब भी हो गया। अपने डैड से आगे निकल गया। 1855 में उसे रॉयल कॉलेज ऑफ मेडिसिन से निकाल दिया गया, क्योंकि उसने सबके सामने आधी लाश को जिंदा करके दिखा दिया था, सिर्फ 2 बैटरीज और 6 नीडल्स की मदद से। उस आधी लाश में भी हाथ किसी और बॉडी का जोड़ा हुआ था, फिर भी वो हाथ माइंड के साथ पूरा लय में काम कर रहा था। विक्टर ने सबके सामने चमत्कार कर दिया था, जिसे पहले कोई ट्रिक समझा गया, पर जब विक्टर ने लाइव प्रूव करके दिखाया कि ये सच है कोई ट्रिक नहीं, तो उसे मान लिया गया ब्लास्फेमी। लाइफ और डेथ सिर्फ गॉड के हाथ में है। अगर कोई डेथ के बाद फिर से लाइफ को फोर्स कर रहा है तो ये गॉड का अपमान है। इसी वजह से विक्टर को निकाला गया, और विक्टर ने अपने बाप के द्वारा रखे गए नाम को सिद्ध तो कर दिया था, पर दिक्कत ये थी कि वो बहुत कम टाइम के लिए दोबारा किसी को जिंदा कर सकता था। जैसे वो आधी लाश भी बेजान होने वाली थी, लेकिन कोई पकड़ ना पाए, इसलिए विक्टर ने खुद ही उसके अंदर से एक नीडल निकाल कर उसे बेजान कर दिया। फिर भी वहां पे बैठे हेनरिक हार्लैंडर नाम के आदमी ने ये बात पकड़ ली, और बाद में विक्टर को भी पकड़ लिया जब वो घर जा रहा था। तब हम देख सकते हैं कि विक्टर कसाईयों के एरिया में रहता है, जहां से उसे जानवरों के बॉडी पार्ट्स आराम से मिल जाते होंगे प्रयोग के लिए, क्योंकि इंसानों से पहले उसने जानवरों पे एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे। खैर हार्लैंडर विक्टर को बताता है कि तुम्हारा भाई विलियम कुछ दिनों में तुमसे मिलने आने वाला है अपनी मंगेतर एलिजाबेथ के साथ, जिसका मैं अंकल हूँ। और एलिजाबेथ की फोटो देखते ही विक्टर हैरान रह गया, क्योंकि एलिजाबेथ की शक्ल सेम टू सेम विक्टर की माँ जैसी थी, क्योंकि दोनों रोल मिया गॉथ ने किए हैं। पर क्या ये सिर्फ रोल्स की बात है, या इस बात का इस कहानी में कुछ और मतलब है, उस पर तब बात करेंगे जब एलिजाबेथ सामने आएगी। फिलहाल हार्लैंडर सिर्फ एलिजाबेथ के अंकल की हैसियत से नहीं आया, उसे विक्टर के काम में खासी दिलचस्पी है, और उसके पास एक ऐसी चीज है जो विक्टर के काम को और सफल बना देगी। पर वो चीज ये उस दिन दिखाएगा जब विक्टर इसके घर आएगा विलियम और एलिजाबेथ से मिलने। अभी के लिए इतना ही। और यहाँ पे हार्लैंडर ने विक्टर को प्रोमीथियस कह के पुकारा, जो कि फ्रैंकेनस्टाइन नॉवल का ही पूरा नाम है। 3 दिन बाद विक्टर उसके घर पहुंचा तो वो अपने फोटोग्राफी के शौक को प्रैक्टिस कर रहा था। पीच दिखाओ। अरे इंस्टाग्राम थोड़ी है। इसने बोला दिखाओ, उसने सुना खाओ, वो पीच खाने लगी। यहाँ पे पीच जवानी का सिंबल है जिसे लड़की खाए जा रही है, यानी ये जवानी बहुत कम है। लाइफ इसे ऐसे खाती है जैसे भूख लगी हो, और इसके खत्म होते ही ना खाल अच्छी लगती है ना चाल। वही दोनों चीजें जिनकी वजह से हार्लैंडर इस लड़की का दीवाना है। खैर विक्टर उससे मिलने पहुंचा तो उसने विक्टर को दिखाया एक खास एवलिन टेबल। एवलिन टेबल्स ऐसे 4 पुराने टेबल्स हैं जिन पे ह्यूमन एनाटॉमी को दर्शाया गया है, जैसे एक पे आर्टरीज, एक पे नर्व्स, एक पे वेन्स, ऐसे, वो भी असली बॉडी को बारीकी से पील करके। पर हार्लैंडर के पास 5वां टेबल है जिस पे लिम्फेटिक सिस्टम दर्शाया गया है। लाश में एनर्जी डालने के लिए अभी विक्टर नर्वस सिस्टम का यूज करता है, जिस वजह से बहुत कम टाइम के लिए ही लाइफ दे पाता है। लेकिन अगर वो लिम्फेटिक सिस्टम का यूज करेगा तो बहुत लंबे टाइम के लिए किसी को जिंदा कर पाएगा।
पाएगा। और इसमें हार्लैंडर उसका हर तरह से सहयोग करने के लिए तैयार है, चाहे पैसा हो, जगह हो, मटेरियल्स हो, ये टेबल हो, हर एक चीज। हार्लैंडर खुद पहले आर्मी सर्जन था, उसके बाद हथियारों का व्यापारी बन गया, जिससे इसके पास बहुत पैसा आया। ये भी विक्टर की तरह जुनूनी है, इसलिए उसे सपोर्ट करना चाहता है, जिसके बदले में कुछ तो मांगेगा ही, मगर टाइम आने पर। वहीं विक्टर सिर्फ अकेले काम करता है, उसे कोई पार्टनर नहीं चाहिए। फिर भी हार्लैंडर उसे समझा रहा है कि एक बार सोच ले। इसी बीच विलियम और एलिजाबेथ भी वहां पे पहुंच गए। विलियम को देखकर विक्टर बहुत खुश हुआ और एलिजाबेथ को देखा तो बस देखता रह गया। उसमें कुछ बात नजर आ रही थी, सेम टू सेम उसकी माँ जैसी है। ये बात पूरी मूवी में पॉइंट आउट नहीं की गई, लेकिन मैं करूंगा, क्योंकि ये लाइफ और डेथ का वही रहस्यमय सर्कल है जिसपे कंट्रोल पाना तो दूर की बात है, इसे समझ पाना भी नामुमकिन है। एलिजाबेथ के रूप में क्लेयर ही वापस इस धरती पे आई है, यानी उसने दोबारा जन्म लिया है। अभी हाथ में इसने खोपड़ी पकड़ी हुई है जो डेथ का सिंबल है, और डेथ के बाद ये वापस आई है, इस बार और फ्रीली जीने के लिए। अब की बार इसके बाल भी भूरे हैं और आंखें भी लाइट हैं। अब कोई इसे कम नहीं समझेगा। पहले सिर्फ लाल कपड़े पहनने को मजबूर थी, लेकिन इस बार इसने एक से एक ड्रेसेस की लाइन लगा रखी है पूरी मूवी में, और इस बार इसे वो आजादी मिली है जो पहले इसके पास नहीं थी। अब खुल के अपनी बात सामने रखती है, घूमती फिरती है, अपनी मर्जी से शादी कर रही है। और अगर आप इतना सुन के हैरान हो रहे हो तो ये सब चीजें भी उतनी मेन नहीं है। असली मामला ये है कि जिसे जन्म देते हुए मर गई थी, उसी से शादी कर रही है इस जन्म में। यानी जब विलियम का जन्म हुआ और इसे जन्म देते हुए क्लेयर मरी, उसी टाइम क्लेयर का भी दोबारा जन्म हो गया था वियना में एज एलिजाबेथ। फिर फ्रैंकेस्टाइन जायदाद तबाह हो गई, जिस वजह से विलियम को अपने रिश्तेदार के पास जाके रहना पड़ा, वो भी कहाँ पे, वियना में, जहाँ पे उसे मिली एलिजाबेथ। यह है नेचर की पहेली, लाइफ और डेथ का रहस्य, जिसे समझना विक्टर के बस की बात नहीं है। विक्टर बचपन से सिर्फ अपनी माँ का साथ चाहता था, लेकिन वो इसे नहीं मिला। और जब माँ दोबारा जन्म लेकर आई, तब भी इसके लिए नहीं आई, इसके भाई के लिए आई, जिसकी वजह से दूर हुई थी। यानी जिसे उसका साथ मिला ही नहीं था, उसी के साथ रहने आई, ना के विक्टर के। है ना अमेजिंग। सब लंच करने बैठे, तब हमने देखा कि बाकी सब तो वाइन पी रहे हैं, पर विक्टर आज भी दूध पीता है, क्योंकि इसे जीत की आदत तभी लगेगी जब ये हर टाइम दूध पिएगा बिना बॉर्नविटा के। मतलब कि डैड का असर आज भी इसके साथ है। वो अपने आइडिया के बारे में बता रहा था कि कैसे हम मौत पे विजय पाकर दुनिया बदल सकते हैं, लेकिन बीच में एलिजाबेथ ने उसे टोक दिया और उसकी बोलती भी बंद करवा दी, ये बोलकर कि अगर कोई बेवकूफ किसी आइडिया को परस्यू करेगा तो बस विनाश होगा। ये लाइन याद रखना। एलिजाबेथ ने बातों में उसकी धज्जियां उड़ा दी, लेकिन ये उसे पसंद आया। वो एलिजाबेथ की तरफ और ज्यादा आकर्षित होने लगा, जो उसके छोटे भाई की होने वाली वाइफ है। कुछ दिन बाद हार्लैंडर दोनों भाइयों को लेकर शहर से बाहर लेक के पास एक पुराने टावर पर पहुंचा, जिसमें सालों पहले वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट था, पर अब वो टावर काम आएगा विक्टर के एक्सपेरिमेंट में। हार्लैंडर ने वो टावर विक्टर को सौंप दिया अपनी लैब बनाने के लिए, और बाकी जो भी सामान लगेगा वो सब भी हार्लैंडर का। अब यहाँ टावर में जहाँ पे लैब बनेगी, वहाँ पे आप बड़ा सा स्टोन फेस देख सकते हो जो खौफ में है, और ये भी एक सिंबल है जो विक्टर करने वाला है उसका। अभी तक हमने स्टोन फेस देखे थे विक्टर की माँ और बाप के, मौत के बाद एकदम शांत, उसका सिंबल थे, पर विक्टर मौत के बाद फिर से लाइफ को फोर्स करने वाला है, उसी का सिंबल है ये फेस जो शांत होने के बजाय टेरिफाइड है। खैर हार्लैंडर इतना सब कर रहा था, इसलिए विक्टर ने उसके साथ डील डन कर ली। अब एक्सपेरिमेंट के लिए विक्टर को ताजा लाशें चाहिए थी जिनके ऑर्गन्स या टिश्यूज डैमेज ना हो, तो उनका भी इंतजाम हार्लैंडर ने कर दिया। जिन भी लोगों को फांसी लगाई जाती, विक्टर उनमें से पहले अपने काम के बंदे चूज कर लेता कि ये बॉडीज मुझे दे देना फांसी लगने से पहले ही। लैब सेटअप करने का पूरा जिम्मा उसने विलियम को दे रखा था, और जिस बीच विलियम सामान जुटाने में बिजी था, विक्टर बिजी था उसकी होने वाली वाइफ के साथ। और पहली बार ऐसा हुआ कि विक्टर को मौत से ज्यादा जिंदगी में इंटरेस्ट आ रहा था। वहीं एलिजाबेथ को इंटरेस्ट था नेचर में, नेचर के छोटे जीवों में, जैसे कि कीड़े मकोड़े जिन पे कोई खास ध्यान नहीं देता, क्योंकि एलिजाबेथ को नेचर के किसी करिश्मे की तलाश है। कुछ टाइम में लैब बन के तैयार हो गई, और जो जो सामान विक्टर को चाहिए था वो सब अरेंज हो गया। पर दिक्कत ये आ रही थी कि विक्टर लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू बॉडी में एनर्जी पैदा नहीं कर पा रहा था। उसे सही पॉइंट नहीं मिल रहा था जहाँ पे नीडल्स लगाई जाए और वहां से करंट अंदर जाकर दिल और दिमाग के लिए एनर्जी बनाए। इस बीच विक्टर का जो एलिजाबेथ की तरफ झुकाव था वो हार्लैंडर ने नोटिस कर लिया, और उसे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, क्योंकि उसे लगा कि विक्टर कोई काम धाम तो कर नहीं रहा, ये किसी और चक्कर में है। गुस्से में उसने विक्टर को 7 दिन का टाइम दिया कि 7 दिन के अंदर मुझे रिजल्ट दो, वरना डील खत्म। इस बात से विक्टर बड़ा परेशान था कि तभी एक दिन एलिजाबेथ उसकी लैब में आ गई, तो विक्टर ने उसे प्रपोज कर दिया, लेकिन वो बड़े पोएटिक तरीके से विक्टर को मना करके चली गई, और विक्टर के पास रह गया उसका लाल छाता। उसके पिछले जन्म में भी विक्टर के हिस्से ये लाल रंग ही था, और अब भी यही है। लेकिन जैसे उसकी डेथ ने विक्टर को मोटिव दिया था, वैसे इस बार भी वही विक्टर के मोटिव को पूरा करने का रास्ता दिखा गई अपनी बातों से। उसकी बातों से हिंट लेकर विक्टर को सही
पॉइंट मिल गए जिनके थ्रू करंट दौड़ाकर उसने लाश को जिंदा कर दिया। एक्सपेरिमेंट सफल हो गया, पर इस तरीके से जो बॉडी जिंदा हुई वो बहुत ज्यादा उग्र थी। विक्टर भी इतना डर गया था कि उसने खुद ही सेकंड्स में बैटरी निकालकर उसे फिर से बेजान कर दिया। मतलब कि लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू दिल और दिमाग तक एनर्जी बहुत ज्यादा जा रही है, लेकिन विक्टर को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे बस अब एक परफेक्ट बॉडी को जिंदा करना है जो बनेगी उसकी परफेक्ट क्रिएशन। और ये परफेक्ट बॉडी बनाने का रास्ता भी आसान हो गया क्रीमियन वॉर की वजह से। वॉर में मरे सोल्जर्स की फ्रेश बॉडीज को चुनकर वो लैब में लाया, फिर सभी बॉडीज में से अपने काम के पार्ट्स लेकर उसने जोड़ने शुरू किए और ऐसे परफेक्टली सभी अंगों को एक साथ सिलकर उसने बना डाली अपनी परफेक्ट बॉडी जिसे वो जिंदा करेगा। कई सारे इंसानों से मिलकर बना एक परफेक्ट शरीर। और इस प्रोसेस में हार्लैंडर भी अपने फोटोग्राफी वाले शौक को बराबर पूरा कर रहा था। पूरी मेकिंग उसने फोटोज में कैद कर ली। अगेन वो टेरिफाइड फेस देख सकते हो विक्टर के पीछे जो आने वाली अनहोनी का संदेश दे रहा है। परफेक्ट बॉडी बनकर तैयारी हुई थी कि तभी तेज तूफान आ गया जिसका विक्टर को इंतजार था, क्योंकि बॉडी में एनर्जी डालने के लिए बिजली सीधा नेचर से लेगा। वो जल्दी से तैयारियों में लग गया और इसी बीच उसे पता चला कि हार्लैंडर को सिफिलिस बीमारी है जिससे वो मर रहा है। याद है वो पीच खा खा के ही इसका ये हाल हुआ है। जवानी। विक्टर के एक्सपेरिमेंट में इसने इतना पैसा इसलिए फूका क्योंकि ये चाहता है कि उस परफेक्ट बॉडी के अंदर इसे डाल दिया जाए, यानी इसके दिमाग को, जिससे वो पूरी बॉडी इसकी हो जाएगी और इसे एक नया शरीर मिल जाएगा, क्योंकि पुराना तो अब एक्सपायर होने वाला है। ये वो एक चीज है जो डील के तहत ये मांगने वाला था, लेकिन विक्टर ने उसकी मांग को खारिज कर दिया क्योंकि बीमारी की वजह से उसके ऑर्गन्स पहले ही सड़ चुके हैं। उसकी वजह से विक्टर अपना एक्सपेरिमेंट खराब नहीं करने वाला। एक एक अंग इतने ध्यान से छांटा है क्या सड़ा हुआ दिमाग लगाने के लिए। हार्लैंडर ने उसे बहुत कुछ ऑफर किया, फिर भी वो नहीं माना, इवन एलिजाबेथ भी। और जब उसे लगा कि विक्टर उसकी नहीं सुनेगा तब उसने कंडक्टर रॉड उठा लिया एक्सपेरिमेंट खराब करने के लिए, पर इस चक्कर में वो नीचे गिर के मारा गया और उसके साथ कंडक्टर रॉड भी डैमेज हो गई। लेकिन अब टाइम नहीं बचा था, इसलिए विक्टर ने वही रॉड फिट कर दी जिससे होकर बिजली बॉडी तक तो पहुंच गई, पर साथ में लैब का भी नुकसान हो गया और वो रॉड ज्यादा देर तक टिक भी नहीं पाई। जो भी नुकसान हुआ विक्टर को उसकी परवाह नहीं थी, पर सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि वो बॉडी जिंदा नहीं हुई, जिससे विक्टर पूरी तरह निराश हो गया। वो जाके बेड पे पड़ गया और एंजल से शिकायत करने लगा कि तुमने झूठ बोला था। ऐसे सो गया तो सपने में उसे फिर से वही डार्क एंजल दिखाई दी जो अपना मास्क हटा रही थी, पर उससे पहले विक्टर जाग गया और सामने उसने खड़ा पाया उसी परफेक्ट बॉडी को जो कि जिंदा हो चुकी थी। विक्टर उससे डर रहा था और वो विक्टर के नजदीक आ रहा था किसी बच्चे की तरह। जल्दी विक्टर समझ गया कि ये तो मासूम है। तब उसने विंडो खोलकर सूरज की किरणें अंदर आने दी और उस क्रिएचर को बोला कि सूरज को एम्ब्रेस करो, यही जीवन है। फिर अपना नाम बताया और क्रिएचर ने जो पहला वर्ड बोला वो था विक्टर। उसकी छाती पे सर रख के उसकी धड़कन सुनी, तब कहीं जाकर विक्टर को चैन मिला। जो चीज वो अचीव करना चाहता था वो उसने अचीव कर ली, लेकिन अब क्या। सारी उम्र जिस जुनून में लगा दी वो तो पूरा हो गया, लेकिन उसके बाद क्या ये तो कभी सोचा ही नहीं था। अब विक्टर उस क्रिएचर का करेगा क्या। सबसे पहले उसने क्रिएचर को बेसमेंट में ले जाकर चेंड कर दिया क्योंकि वो खतरनाक भी साबित हो सकता था, और उसे उड़ाया लाल कंबल। अपना लाल अपने लाल को दे रहा है, पर लगता नहीं कि वो लेगा। ऐसे दिन बीतते गए और वो क्रिएचर और ज्यादा ताकतवर होता गया, लेकिन समझदारी के मामले में वो अब भी वहीं पे था। विक्टर के अलावा उसने अब तक एक भी शब्द नहीं बोला, जबकि विक्टर को उम्मीद थी कि ये क्रिएचर बहुत ज्यादा समझदार होगा, लेकिन वो निकला एक बच्चा जो सिखाने पर भी नहीं सीख रहा। और सिखाने का तरीका विक्टर का वही है जो विक्टर के डैड का था, बल्कि उससे भी बुरा। एक दिन उस क्रिएचर का हाथ कट गया, तब विक्टर को पता चला कि उसके पास तो हीलिंग पावर भी है, क्योंकि वो कट उसी टाइम हील हो गया। स्ट्रेंथ है, हीलिंग पावर है और ढेर सारा गुस्सा भी है, जो अगर किसी दिन बाहर आ गया तो विक्टर बचेगा नहीं। इसका डर कहीं ना कहीं विक्टर के अंदर पहले से था, इसलिए वो क्रिएचर को नीचे ही कैद करके रखा करता था। फिर एक दिन उसके दरवाजे पर आ गए विलियम और एलिजाबेथ। तो विलियम को पूरी तरह इग्नोर करके विक्टर एलिजाबेथ का हाथ पकड़ के उसे अंदर ले आया, पर जैसे एलिजाबेथ ने अपने अंकल के बारे में पूछा तो वो सहम गया। उसने झूठ बोल दिया कि अंकल तो यहाँ पे है ही नहीं। फिर वो विलियम को लेकर ऊपर चला गया, जहाँ पे विलियम ने उसे रॉयल मेडिकल कॉलेज का लेटर दिखाया कि वो आपको फिर से रखना चाहते हैं, लेकिन विक्टर को उसमें अब कोई इंटरेस्ट नहीं। इसी बीच एलिजाबेथ उस क्रिएचर की आवाज सुनकर नीचे पहुंच गई, और जब क्रिएचर को देखा तो बस देखती रह गई। जब दफनाई गई थी तब भी कुछ ऐसी नजर आई थी, मतलब कि इस मूवमेंट में ये फिर से जिंदा हो चुकी है, क्योंकि ये नेचर के किसी ऐसे करिश्मे की तलाश में थी। पर मेन बात यह है क्या ये सच में नेचर का ही करिश्मा है। बना तो नेचर से ही है, सब चीज नेचर से ली गई है, लेकिन नेचुरल प्रोसेस से नहीं बना है चीट कोड से। एक तरह से नेचर को चीट किया गया है। इसी से ये सवाल भी खड़ा होता है कि आखिर ये है कौन, मतलब के अंदर कौन है। इतने सारे इंसानों के बॉडी पार्ट से बना है, पर अंदर उनमें से कौन है, या फिर एक नई सोल है इसके अंदर
जो पहले कभी धरती पे आई ही नहीं, क्योंकि जानता तो ये कुछ भी नहीं जैसा विक्टर ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये सब कुछ पहली बार देख रहा है, ये पहले कभी इस धरती पे नहीं आया, यानी ये सोल या फिर धुल के आई है एलिजाबेथ की तरह। अनफॉर्चुनेटली इस सवाल का जवाब है ही नहीं इस मूवी में। विक्टर ने तो सोल्जर्स के पार्ट जोड़े थे और किसी सोल्जर का ही दिमाग लगाया था, तो उसके हिसाब से किसी सोल्जर को ही इसके अंदर जागना चाहिए था जिसे सब कुछ याद होता। लेकिन ये कौन जागा है वो पता ही नहीं चल रहा, ये तो अंदर से बच्चा है। मतलब कि अगर लाइफ शुरू होगी तो जीरो से शुरू होगी अंदर से, यानी अगर हारलैंडर का दिमाग इसमें लगा भी दिया जाता तब भी शायद ये ऐसा ही जिंदा होता, और इसकी लाइफ कितनी है वो भी नहीं पता। खैर वो क्रीचर भी एलिजाबेथ के साथ काफी घुल मिल रहा था, तभी एलिजाबेथ ने उसकी बॉडी पे लगी ताजा चोट को नोटिस कर लिया, जिससे वो समझ गई कि विक्टर उसे अब्यूज कर रहा है। विक्टर ने आकर बताया कि ये मैं इसकी और अपनी सेफ्टी के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि अभी इसमें समझ नहीं है, और विक्टर में कितनी समझ है वो तो हम देख ही रहे हैं। उस क्रीचर को एलिजाबेथ के साथ फ्रेंडली होता देखकर विक्टर को उस पे और गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था। एक अनार 100 बीमार वाला हिसाब हो गया। रात को सोने से पहले विलियम ने विक्टर से यही पूछा कि आपने इतने लोगों के अंग जोड़कर उसे बनाया है, पर आपको क्या लगता है कि उसकी सोल किस पार्ट के अंदर होगी? एग्जैक्ट वही सवाल। पर यही तो प्रॉब्लम है कि विक्टर ने सिर्फ बायोलॉजिकली सोचा था, सोल का ख्याल तो इसे कभी आया ही नहीं। इसलिए ये खुश भी नहीं है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट पास होके भी एक तरह से फेल ही है, और विक्टर मानना भी नहीं चाहता कि उस क्रीचर के अंदर कोई सोल है, तभी ये उसके साथ ऐसा बर्ताव करता है। लेकिन वो तो नीचे पानी पे पत्ते तैरा रहा है, यानी उसके अंदर सोल है। और इंट्रो देख के हमें ये भी पता है कि ये बोलना सीख जाएगा, लेकिन तब तक इसके दिल में विक्टर के लिए सिर्फ नफरत भर चुकी होगी, जिसका रीजन हम साफ साफ देख पा रहे हैं। रात में एलिजाबेथ उस क्रीचर के पास आ गई तो क्रीचर ने एक पत्ता उसे गिफ्ट कर दिया। फिर एलिजाबेथ ने उसे अपना नाम बताया और साथ में ये भी बताया कि गले से बोला जाता है, गले से। और यहाँ पे आज भी लोग लिप सिंक और डबिंग को लेकर कॉन्स्पिरेसी बना रहे हैं। खैर ये जानकारी पाकर क्रीचर गले का यूज करना सीख गया, क्योंकि एलिजाबेथ ने अपने गले पे उसका हाथ रखवा के उसे समझाया था। उसने एलिजाबेथ का नाम बोला, लेकिन उसके जाने के बाद, और ये भी एक अच्छी डिटेल है, अब तक वो सिर्फ विक्टर बोल रहा था जीभ और मुंह का यूज करके, विक्टर, पर एलिजाबेथ बोलने में पूरे गले का यूज हुआ। यहाँ से उसने कुछ नया सीखा जो विक्टर कभी नहीं सिखा पाया, यानी ये सब कुछ सीख सकता है, बस कोई सिखाने वाला होना चाहिए। अब जैसे एलिजाबेथ बाहर निकली, विक्टर उसे रोक के बोला कि उस चीज से दूर रहो, तो एलिजाबेथ उसी का मुंह बंद करके चली गई, जिसका गुस्सा उसने निकाला क्रीचर के ऊपर। वो उसे रॉड से मारने लगा, जैसे उसके डैड उसे मारा करते थे छड़ी से, पर क्रीचर अब बहुत टॉर्चर सह चुका था। एलिजाबेथ के बर्ताव की वजह से उसे पता चल चुका था कि विक्टर का बर्ताव ठीक नहीं है। गुस्से में उसने विक्टर के हाथ से रॉड छीनकर बैंड कर दी, और फिर पहली बार गुस्से में विक्टर का नाम पुकारा, जिससे विक्टर इतना डर गया कि वहां से भाग निकला। ये कितना रेयर केस है कि असली दुनिया में मॉन्स्टर का नाम फ्रैंकेनस्टाइन पड़ चुका है, और असल में फ्रैंकेनस्टाइन ही मॉन्स्टर है, यानी विक्टर। अपनी जान को खतरे में पाकर अगली सुबह विक्टर ने विलियम को ले जाकर हारलैंडर की लाश दिखाई और बोला कि इसे उसी क्रीचर ने मारा है, तभी तो मैं उसे बांध के रखता हूँ, पर अब वो और खतरनाक होता जा रहा है। वो तुम्हें और एलिजाबेथ को भी मार सकता है, इसलिए अभी के अभी यहाँ से चले जाओ। उसकी बात मानकर विलियम एलिजाबेथ को लेकर निकल गया, लेकिन एलिजाबेथ का दिल घबरा रहा था कि विक्टर उस क्रीचर को मार डालेगा, इसलिए एलिजाबेथ ने घोड़ा गाड़ी वापस मुड़वा ली। पर तब तक विक्टर पूरा इंतजाम कर चुका था। पूरे टावर में उसने फ्यूल कैंस बिछा दिए थे और हर जगह फ्यूल छिड़क दिया था उस क्रीचर समेत पूरे टावर को जलाने के लिए, जिससे उसकी क्रिएशन भी खत्म हो जाएगी और वो दोबारा कभी कोई और क्रिएशन नहीं कर पाएगा। आग लगाने से पहले उसने क्रीचर को एक मौका दिया कि विक्टर के अलावा कोई और वर्ड बोल दे, तेरी जान बख्श दूंगा। तो क्रीचर ने बोल दिया एलिजाबेथ, जिसके बाद तो जान बख्शने का सवाल ही पैदा नहीं होता, जैसे ये पैदा नहीं हुआ। पूरे टावर को आग लगा के विक्टर बाहर निकल गया और क्रीचर बस उसका नाम चिल्लाता रह गया, जिसे सुनकर उसके मन में थोड़ा रहम जागा। पर जब तक वो मदद करने पहुंचा तभी ब्लास्ट हो गया, जिसमें उसकी टांग के चीथड़े उड़ गए। पूरा टावर उसके सामने ही ब्लास्ट हो गया। जब तक विलियम और एलिजाबेथ वापस लौटे तब तक सब कुछ तबाह हो चुका था। ये थी विक्टर की कहानी, जो बीच में ही रुक गई क्योंकि तब तक वो क्रीचर वापस शिप के ऊपर आ चुका था। आते ही वो कैप्टन को मारने लगा तो कैप्टन बोला कि मार दे मुझे और अपने क्रिएटर की कहानी को सच साबित कर दे। तब क्रीचर बोला कि मेरे मेकर की कहानी तो सुन ली, अब तुम मेरे मुंह से मेरी कहानी सुन। जो क्रीचर कभी सिर्फ विक्टर पे अटका हुआ था, अब वो कुछ ऐसा बोलना सीख गया है कि अपनी कहानी खुद बोल के सुनाएगा। यहाँ से शुरू होता है पार्ट 2 द क्रीचर्स टेल, और इस मूवी में इसके लिए मॉन्स्टर वर्ड यूज नहीं हो रहा, इसे क्रीचर ही बोला जा रहा है।
तो क्रिएचर की कहानी यह है कि टावर ब्लास्ट होने से पहले ये खुद को फ्री करके पानी के रास्ते बाहर निकल गया था। जब होश में आया तो इसके लिए सब कुछ नया था, जमीन, पेड़, मिट्टी, आसमान, सब कुछ। पास में सोल्जर्स के कंकाल पड़े थे तो एक खोपड़ी उठा के देखने लगा। डेथ का सिंबल इसके हाथ में है और ये खुद डेथ के ऊपर विक्ट्री का सिंबल है। उसकी आंखों में आंखें डाल के देख रहा है। ये शॉट ऑलरेडी बहुत फेमस हो चुका है। वहीं से एक सोल्जर का कोट उठा के पहन लिया, फिर आगे बढ़ा तो आगे मिले हिरन। वहां पे लगी बेरीज खुद भी खाई और हिरन को भी खिलाई। नेचर के हर एक पहलू को वो एम्ब्रेस कर रहा था, पर तभी उसे देखने को मिला नेचर का ही एक और हिस्सा। अचानक दो हंटर्स ने उस हिरन को गोली मार दी, फिर क्रिएचर को भी गोली मारी, इसलिए वो भागा जैसे बाकी हिरन भागे और भागते हुए पहुंच गया एक घर तक। उसने देखा कि चूहे एक कमरे में जा रहे थे तो वो भी उनके पीछे उस कमरे में जाके छुप गया। वो दीवार के पीछे वाली जगह थी जिसमें बस गेयर्स थे। गोली वाला घाव उसका भर चुका था, इसलिए वो वहीं पे बैठा बैठा सो गया। पर वो घर था उन्हीं हंटर्स का। उनकी पूरी फैमिली उसमें रह रही थी, जिसमें एक ब्लाइंड ग्रैंडपा थे और उनकी पोती थी एना मारिया। पहली बार क्रिएचर ने देखा कि बच्चों से लगाव कैसा होता है। ग्रैंडपा बच्ची को अल्फाबेट्स और वर्ड्स सिखाते थे तो बच्चे के साथ साथ क्रिएचर भी सब कुछ सीख गया। दीवार के पीछे रहते रहते वो खुद को उस फैमिली का हिस्सा मानने लगा था, लेकिन सामने जाने की उसकी हिम्मत नहीं होती थी क्योंकि उसे पता था कि वो दिखने में उनसे अलग है। लेकिन वो उनकी मदद करना चाहता था, चाहे जैसे भी कर पाए। इसके लिए कभी लकड़ियां जमा करके घर के बाहर रख देता तो कभी उनकी भेड़ों के लिए बाड़ा बना देता, जिससे वो सब खुश हो जाते और ऐसा समझते कि ये काम जंगल की पवित्र आत्मा ने किया। आत्मा को थैंक्स बोलने के लिए बाहर सामान भी रखा करते, जैसे कपड़े और ब्रेड, जिन्हें पाकर क्रिएचर बहुत खुश होता। कुछ इस तरह वो एक अच्छी लाइफ जीने लगा था, भले ही अंधेरों में, लेकिन उसके लिए तो ये भी बेस्ट था। फिर एक दिन हुआ ये कि भेड़ियों ने उनकी भेड़ों पे अटैक कर दिया, जिसके बदले में शिकारियों ने भेड़ियों को गोली मार दी। उस दिन क्रिएचर को नेचर का एक और पहलू समझ आया, जो है सर्वाइवल। ना भेड़े बुरी हैं, ना भेड़िए बुरे हैं और ना ही ये शिकारी बुरे हैं, फिर भी इन्हें एक दूसरे को मारना पड़ता है। सर्दियां शुरू होते ही पूरी फैमिली पहाड़ों की तरफ चली गई, लेकिन ग्रैंडपा नहीं गए। तब क्रिएचर को मौका मिल गया ग्रैंडपा के सामने जाने का, क्योंकि वो देख नहीं सकते इसलिए डरेंगे भी नहीं। उल्टा ग्रैंडपा ने उसी का सारा डर दूर कर दिया। वो पहले से जानते थे कि कोई उस दीवार के पीछे छुपा हुआ है और वही जंगल की पवित्र आत्मा है, यानी वही हेल्प करता है। ग्रैंडपा ने उसे अपना दोस्त बना लिया और ग्रैंडपा के साथ रहकर वो पढ़ना और बोलना दोनों सीख गया। उसने इतनी किताबें पढ़ी कि वो दुनिया के बारे में बहुत कुछ जान गया और पहली बार उसने बर्फ भी देखी। इतना कुछ जानने के बाद उसके मन में यही सवाल था कि आखिर मैं हूँ कौन और कहाँ से आया। जवाब के नाम पर उसे बस एक वर्ड याद था, विक्टर। तो ग्रैंडपा बोले कि उस वर्ड को खोजो। उनके कहने पर वो वापस उसी टावर में गया जहाँ पे उसे विक्टर के कुछ नोट्स मिले और साथ में उसकी मेकिंग की फोटोज, जिनसे वो सब कुछ समझ गया कि असल में वो कुछ है ही नहीं। जिन लोगों के बीच में रह रहा है उनके जैसा भी नहीं है, बस एक कचरे का ढेर है। ये जानकर उसका दिल टूट गया कि जिस नेचर में वो ढलना चाह रहा है उस नेचर का हिस्सा ही नहीं है। वहाँ पे उसे वो रॉयल मेडिसिन वाला लेटर भी मिल गया, जिससे उसे पता चल गया कि विक्टर कहाँ पे मिलेगा। फिर वो वापस ग्रैंडपा के पास पहुंचा तो उसने देखा कि ग्रैंडपा को भेड़िए खा रहे थे। उसे देखकर उसके ऊपर भी टूट पड़े। तब गुस्से में उसने एक दो को चीर डाला तो बाकी अपने आप ही भाग निकले। उसने ग्रैंडपा के साथ थोड़ी बातें की, अपने बारे में बताया कि मैं एक मॉन्स्टर हूँ, और ग्रैंडपा का कहना था कि तुम मेरे दोस्त हो। बस इतना कहकर वो चल बसे और तभी वहाँ पे आ गई उनकी फैमिली, जिन्हें यही लगा कि क्रिएचर ने ही ग्रैंडपा को मार डाला। उन्होंने क्रिएचर के ऊपर अटैक किया तो गुस्से में एक का जबड़ा उखाड़ कर वो बाहर निकल गया, लेकिन वो रुके नहीं। उन्होंने गोलियां मारकर क्रिएचर को खत्म कर दिया और मर के वो बहुत ज्यादा खुश होता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कुछ देर बाद वो फिर से जिंदा हो गया, जिससे उसे पता चला कि वो मर नहीं सकता। उसकी सफरिंग कभी खत्म नहीं होगी क्योंकि वो डेथ को चीट करके बना है। ये एहसास होते ही उसके मन में विक्टर के प्रति गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया, लेकिन उसे ये भी समझ आ चुका था कि अकेले वो कब तक रहेगा। इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो विक्टर के पास जाएगा और उससे मांगेगा अपने लिए एक कंपेनियन, यानी ब्राइड ऑफ फ्रैंकेनस्टाइन। इस बीच विक्टर को फिर वही डार्क एंजल दिखाई दी और इस बार उसने मास्क हटा के विक्टर को दिखा दिया अपना असली चेहरा, जो है डेथ। तो क्या इसका मतलब डेथ ने खुद इसे पुश किया था डेथ को चीट करने के लिए, और ऐसा करके डेथ ने उल्टा इसे ही चीट कर दिया, इसके खुद के हाथों डेथ क्रिएट करवा के। सोचो, अपनी माँ की डेथ की वजह से ही तो ये प्रेरित हुआ था। अब क्रिएचर के हाथों बल्क में मौतें होंगी। डेथ ने तो विक्टर को बता दिया है कि तेरे साथ प्रैंक हो गया। क्रिएचर उसी रात विक्टर से मिलने पहुंचा जब विलियम और एलिजाबेथ की शादी होने वाली थी। विक्टर एलिजाबेथ से माफी मांगने गया, पर एलिजाबेथ ने चांटा मारकर उसे भगा दिया और हमने देखा कि क्रिएचर का दिया हुआ पत्ता आज भी उस
उसके पास है। विक्टर अपने रूम में गया तो उसकी मुलाकात क्रिएचर से हो गई, जिसने डिमांड की कि मुझे मेरे जैसा एक हमसफर बना के दो, पर विक्टर ने साफ मना कर दिया। ऊपर से बहुत कुछ उल्टा सीधा बोला, जैसे तुम बच्चे पैदा करके इस धरती को हैवानों से भर दोगे, तुम्हारे जैसा मनुष्य मैं दोबारा कभी नहीं बनाऊंगा। ये सब सुनकर क्रिएचर ने उसे उठा के पटकना शुरू कर दिया, जिसका शोर सुनकर एलिजाबेथ वहां पे पहुंच गई और क्रिएचर को जिंदा देखकर वो बहुत ज्यादा खुश थी। तभी विक्टर ने गोली चला दी जो लग गई एलिजाबेथ को। उसी वक्त विलियम और बाकी लोग भी आ गए तो विक्टर ने उन्हें बोला कि इस मॉन्स्टर ने एलिजाबेथ पे अटैक किया। बस फिर सब उसके ऊपर टूट पड़े, जिसके चलते सबको टूटना पड़ा। एलिजाबेथ क्रिएचर से बोली कि मुझे अपने साथ ले चलो, तो वो उसे उठाकर चल दिया। विलियम की जान जा रही थी, मतलब के बॉडी वाली, तो मरते मरते उसने विक्टर को यही बोला कि आप ही असली मॉन्स्टर हो। इतना बोलते ही उसने दम तोड़ दिया। यहाँ पे देख लो कि विक्टर की वजह से कितनी जिंदगियां बर्बाद हो गई। इवन जो जिंदगी इसने बनाई वो भी बर्बाद है। गन लेकर विक्टर निकल गया क्रिएचर की तलाश में, और क्रिएचर जा चुका था एक गुफा के अंदर, जहाँ पे एलिजाबेथ भी मर गई। जो भी क्रिएचर के साथ नाइस था वो सब एक एक करके मर रहे हैं, लेकिन उसकी बदनसीबी ऐसी है कि वो चाहकर भी उनके साथ नहीं जा सकता। उसे यादों के साथ ही जीना होगा, और इस क्रिएचर के बनने में एलिजाबेथ का बहुत बड़ा रोल है। क्लेयर मरी तो विक्टर के दिमाग में ये बात आई कि मैं मौत को हराऊंगा। वो पहला स्टेप था इस क्रिएचर की क्रिएशन की तरफ, जिसे क्लेयर ने ट्रिगर किया था। फिर क्लेयर ने दोबारा जन्म लिया एलिजाबेथ के रूप में, और इसी ने विक्टर का फाइनल स्टेप पूरा करवाया था उसे हिंट देकर, जिसके बाद ये क्रिएचर बना। तो क्या ये एलिजाबेथ के लिए बना था? क्योंकि क्लेयर वापस विलियम के लिए भी नहीं आई थी, ये बात भी अब साफ हो गई। पिछले जन्म में उसे जन्म देते वक्त मरी थी, इस जन्म में उसके साथ ही मर गई, और विक्टर 2 बार इसकी डेथ देखेगा। पर क्रिएचर और इसका साथ तो कुछ पलों का ही था। ये सर्कल पूरा भी हो गया और हुआ भी नहीं। तो असली सर्कल है क्या? इसके लिए मेरे पास एक थ्योरी है जो आगे बताऊंगा। खैर, विक्टर उस गुफा में पहुंचा तो क्रिएचर उसके लिए तैयार था। उसने विक्टर की नाक तोड़ दी और बोला कि भले ही तुम मेरे क्रिएटर हो, पर आज से मैं तुम्हारा मास्टर हूँ। यानी कि अब विक्टर की लाइफ इसे ही समर्पित है, और पहले भी तो इसे ही थी। क्रिएचर वहां से निकल गया और विक्टर उसके पीछे लग गया उसे खत्म करने के लिए, जो कि क्रिएचर भी चाहता है, पर वो जानता है कि ऐसा हो नहीं पाएगा, और एक दिन तो विक्टर भी मर जाएगा। फिर ये क्रिएचर क्या करेगा? विक्टर महीनों तक क्रिएचर का पीछा करता रहा और ऐसे ही पहुंच गया आर्कटिक में, जहाँ पे टेंट लगा के बैठा था कि तब एक क्रिएचर आया और इसे खींच कर ले गया। टेंट के पास जितना भी खून था वो सारा क्रिएचर का था। विक्टर के पास डायनामाइट थे, जिससे वो क्रिएचर को उड़ाना चाहता था, तो क्रिएचर खुद ही डायनामाइट पकड़ के खड़ा हो गया, लेकिन उसके फटने से क्रिएचर का कुछ नहीं बिगड़ा। यही वो ब्लास्ट था जिसके बाद कैप्टन विक्टर के पास पहुंचा था। बाकी कहानी आपने देख ही ली। अब आते हैं प्रेजेंट में। क्रिएचर के मुंह से उसकी कहानी सुनकर फाइनली विक्टर को अपनी गलतियों का एहसास हो गया। उसने माफी मांगी और पहली बार उसे बेटा कहकर बुलाया, जिससे क्रिएचर भी भावुक हो गया, क्योंकि यही तो वो कब से सुनना चाह रहा था। विक्टर ने उसे समझाया कि अगर तुम मर नहीं सकते तो जीना सीखो, और एक आखिरी बार मेरा नाम बोल दो जो मेरे पिताजी ने रखा था, जिसका कोई मतलब नहीं है। क्रिएचर ने उसका नाम बोला, सेम वैसे ही जैसे पहली बार बोला था, जब विक्टर का नाम ही उसकी पूरी दुनिया थी। उसने विक्टर को माफ कर दिया और इसके बाद विक्टर भी चल बसा। अब क्रिएचर रह गया अकेला। दुनिया में उसका कोई नहीं बचा, लेकिन वो बचा रहेगा पता नहीं कब तक। विक्टर के मरने के बाद उसने भी विक्टर को फादर कह के बुलाया, और उसका सारा गुस्सा भी फादर के साथ ही चला गया। इसके बाद शिप से उतरकर उसने शिप को फ्री करके पानी में धकेल दिया, और फिर कैप्टन भी वापस घर की तरफ मुड़ गया, क्योंकि वो जान चुका था कि उसके जुनून की कीमत और कईयों को चुकानी पड़ेगी। जैसा मैं कहता हूँ, खुद गलती करने के बजाय दूसरों की गलती से सीख लेना बेहतर है। शिप के जाने के बाद वो उगते हुए सूरज को एम्ब्रेस करने लगा, जैसे उसके फादर ने सिखाया था पहले दिन। बस इसी के साथ ये मूवी हो गई खत्म। कोई और बात करने से पहले सीधा थ्योरी पे ही बात कर लेते हैं, क्योंकि सर्कल अभी ठीक से पूरा नहीं हो रहा। तो इस पूरी कहानी में एंड तक पूरे फ्रैंकेनस्टाइन परिवार का रोल रहा, जिसमें क्लेयर ने तो दोबारा जन्म तक लिया, लेकिन परिवार का सबसे मेन मेंबर जिसने विक्टर के अंदर बेस्ट बनने का जुनून भरा था, वो इस कहानी से गायब था, यानी विक्टर का फादर। बस शुरू में दिखा, उसके बाद नहीं, जबकि बाकी पूरा परिवार एंड तक इसमें शामिल रहा। और सबसे मेन रोल तो फादर का ही होना चाहिए था, क्योंकि चिंगारी उसी की दी हुई थी। फिर वो क्यों नहीं शामिल था इस कहानी में एंड तक? घुमा दो दिमाग। थ्योरी ये है कि उस क्रिएचर के अंदर जो सोल थी वो फादर की ही थी। जो फादर ने किया वो सब उसे खुद भोगना पड़ा उस क्रिएचर के रूप में। लेट मी एक्सप्लेन। फादर ने कभी अपने बेटे विक्टर को कुछ नहीं समझा, सेम वैसे ही विक्टर ने भी अपनी क्रिएशन यानी उस क्रिएचर को कुछ नहीं समझा, बस बना दिया। फिर अगर मेरे मुताबिक नहीं है तो मुझे कोई मतलब नहीं। जैसा बर्ताव फादर ने विक्टर के साथ किया था, वही सेम बर्ताव उसे खुद झेलने को मिला विक्टर के हाथों।
माँ चाहती थी कि उसे फादर का प्यार मिले लेकिन नहीं मिला। वैसे क्रेचर चाहता था कि उसे एलिजाबेथ का प्यार मिले जो कि माँ का ही दूसरा जन्म है, और क्रेचर है फादर का, लेकिन क्रेचर को भी उसका प्यार नहीं मिला जैसे उसे नहीं मिला था। माँ बेटे दोनों फादर की वजह से दुखी होते थे, वैसे क्रेचर भी उन्हीं दोनों की वजह से दुखी हुआ, विक्टर और एलिजाबेथ की वजह से, बल्कि हमेशा दुखी रहेगा। पहले उसकी वजह से दूसरों को सफरिंग हुई थी और वो सारी उम्र खुद सफर करेगा। ऐसा उसका फेट बना, जो कुछ उसने पहले किया था उसकी वजह से विलियम पे जान छिड़कता था, लेकिन इस बार उसी की वजह से विलियम की जान गई। कोई भी पॉइंट उठा लो, इस थ्योरी से हर एक सर्कल पूरा होता है। और जो मैंने बाकी डिटेल्स आपको स्टोरी में बताई, अगर उन्हें भी इस थ्योरी के साथ मिलाओगे तो और ज्यादा दिमाग घूमेगा। डार्क एंजल का दिखना, डेथ का प्लान जिससे विक्टर के हाथों एक क्रेचर बनवाया जाए जिसमें सोल डलेगी उसके फादर की, सारी चीजें आपस में सेंस बनाती हैं। कुछ इस तरह फादर भी पूरी कहानी में एंड तक शामिल होता है और ये सर्कल हो जाता है पूरा। उसके फेट में पूरी फैमिली का रोल रहा और इस जर्नी में पूरी फैमिली खत्म भी हो गई। रह गया बस वो अकेला अपने टूटे हुए दिल के साथ, जैसे उसने तोड़े थे सबके। पर इसमें से कुछ भी ऑफिशियल नहीं है, ये बस मेरी थ्योरी है। अब मूवी की बात करें तो ये इंस्टेंट कल्ट क्लासिक है। जो भी बड़ी गॉथिक हॉरर मूवीज हैं उनमें ऑलरेडी ये शामिल हो चुकी है। जैसे पिछले साल नॉस्फेराटू थी, वैसे इस साल ये है, और देख के ही लगता है कि किसी ने अपना सपना ही पर्दे पे उतार दिया। एक्टिंग सबकी बढ़िया थी, बस एक एलिजाबेथ का रोल कंफ्यूजिंग था। कभी ऐसा लगता कि वो विक्टर को पसंद करती है तो कभी एकदम उलट। क्रेचर को तो पसंद करती थी, लेकिन जिससे उसकी शादी होने वाली थी यानी विलियम, उसके साथ उसका क्या तालमेल था वो कभी दिखाया ही नहीं गया। उसका कैरेक्टर कुछ ऐसा था। बाकी जेकब एलॉर्डी ने भी बहुत सही काम किया है क्रेचर के तौर पर। जब जिंदा हुआ था तब ना उसका बॉडी पोस्चर ठीक था और ना उसे चलना आता था, पर जैसे जैसे वो ज्ञान हासिल करता गया उसकी बॉडी लैंग्वेज पूरी तरह चेंज हो गई। फिर जब गुस्से की आग से भर गया तब एकदम मॉन्स्टर वाली बॉडी लैंग्वेज हो गई, और जब विक्टर मर गया उसके बाद एकदम अलग हो गई। यानी मॉन्स्टर धीरे धीरे सीधा होता गया और विक्टर होता गया टेढ़ा, दर्शाते हुए कि असली मॉन्स्टर कौन है। इसके अलावा ऑस्कर आइजैक का सबको पता ही है कि वो कैसे एक्टर हैं। उन्होंने भी पूरी जान डाल दी इस रोल में। प्रैक्टिकल इफेक्ट्स भी बहुत बढ़िया थे, स्पेशली जो क्रेचर को असेंबल करने वाला सीक्वेंस था उसमें, और जब वो क्रेचर टावर से फ्री हुआ था उसके बाद तो मूवी एकदम से मानो जादुई हो गई थी। एक एक शॉट देखने लायक था। हालांकि इसमें हमें क्रेचर की कंपेनियन देखने को नहीं मिली, लेकिन अभी द ब्राइड आएगी उसमें जरूर देख पाओगे। मूवी के अंदर कई सारे थीम्स हैं, पर मेन है बैड पेरेंटिंग। बच्चे खाली कैनवस जैसे होते हैं, अगर माँ बाप उन्हें नहीं भरेंगे तो कोई और भर देगा, जो कि सोशल मीडिया के जमाने में बहुत आसान हो चुका है। और माँ बाप को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि वो क्या भर रहे हैं, कहीं अपना अंधकार तो नहीं भर रहे। वीडियो बहुत बड़ी हो चुकी है, इसलिए शॉर्ट में ही समझ लो। अब बात करते हैं इस मूवी की मेकिंग के ऊपर। डेल टोरो ने जब बचपन में फ्रैंकेनस्टाइन देखी थी तभी से वो उस मॉन्स्टर की तरफ फैसिनेट हो गए थे। जब डायरेक्टर बन गए तब भी उनके दिमाग में ये बात थी कि वो फ्रैंकेनस्टाइन का एक ट्रैजिक वर्जन बनाएंगे। पर क्रिएटर्स के साथ यही दिक्कत होती है कि जो काम उनके लिए सबसे स्पेशल होता है उसके बारे में वो सोचते तो बहुत हैं, लेकिन उसे बनाने से डरते हैं, क्योंकि वो सिर्फ एक ही बार बनेगा, उसके बाद वो विजन खत्म। इसलिए सोचते रहते हैं कि जब मैं बनाने लायक हो जाऊंगा तब बनाऊंगा। मैं अभी इतनी मूवीज का जिक्र बार बार करता रहता हूँ वीडियोस में, लेकिन मैंने आज तक उन पे वीडियो नहीं बनाई इसी वजह से। पर मुझे पता है कि टाइम आने पे मैं बना दूंगा, जैसे कई बना भी दिया अभी जिनके लिए मैं रेडी हो गया हूँ। फिर 2007 में डेल टोरो ने इस मूवी का जिक्र किया था, फिर अगले साल इस पे थोड़ा बहुत काम चालू हो चुका था। मूवी साकार होने वाली थी डेल टोरो की यूनिवर्सल के साथ हुई डील की वजह से, लेकिन यूनिवर्सल उस टाइम पे अपना डार्क यूनिवर्स भी तैयार कर रहा था, जिस वजह से ये मूवी कैंसिल हो गई। और तब तक डेल टोरो ने अपने खास बंदे डग जोन्स को क्रेचर के रोल में कास्ट कर लिया था, पर ये पॉसिबल नहीं हो पाया। ऐसे कई साल बीत गए और मूवी का सपना फिर से दब गया। पर डेल टोरो ने 2013 में बोला कि वो क्रेचर के रोल में बेनेडिक्ट कम्बरबैच को कास्ट करना चाहते हैं। बाद में यूनिवर्सल ने फिर से डील ऑफर की, लेकिन इस बार डार्क यूनिवर्स के तहत की, जिसमें एक्शन ज्यादा था, इसलिए डेल टोरो ने मना कर दिया, क्योंकि अपना ड्रीम प्रोजेक्ट उन्हें अपने हिसाब से बनाना था, ना कि स्टूडियो के। फिर 2020 में डेल टोरो ने बताया कि अगर उनके पास फंडिंग हो तो वो फ्रैंकेनस्टाइन के ऊपर 2-3 फिल्में बनाना चाहते हैं, जैसा कि हमने इसमें भी देखा, प्रीलूड पार्ट 1 और पार्ट 2। पर दिक्कत ये थी कि फंडिंग नहीं थी। फिर गेम में आ गया नेटफ्लिक्स। 2023 में नेटफ्लिक्स ने इस प्रोजेक्ट को रिवाइव कर दिया डेल टोरो को पूरी आजादी देकर, क्योंकि डेल टोरो ने नेटफ्लिक्स के लिए कैबिनेट ऑफ क्यूरियोसिटीज बनाई और पिनोकियो भी, जिसे ऑस्कर मिला था। तो बस ऑस्कर्स की इच्छा के लिए ही ये मूवी बनवाई गई है और इसीलिए इसे थोड़े टाइम के लिए थिएटर्स में भी रिलीज किया गया और ऑस्कर ये पक्का जीतेगी। ये थी इसकी मेकिंग की कहानी। अब बात
करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। ये मूवी बनी है 120 मिलियन डॉलर्स के बड़े बजट में, और जो शिप हमने देखा वो CGI नहीं था बल्कि असली सेट था। वैसे जो लैब थी वो भी स्पेशली इस मूवी के लिए बनाई गई थी क्योंकि डेल टोरो को रियल वाला फील देना था, पर जो CGI मूवी के अंदर है वो भी बहुत बढ़िया है। क्रीचर का रोल एंड्रू गारफील्ड को मिला था, पर एंड टाइम पे वो मूवी से बाहर निकल गए। उन्हें मॉन्स्टर वाला लुक देने के लिए मेकअप टीम ने 9 महीने लगाकर उनकी बॉडी के लिए मोल्स वगैरह तैयार किए थे, पर वो अचानक से चले गए और फिर उनकी जगह आ गए जेकब एलॉर्डी, जिनके लिए मोल्स वगैरह बनाने के लिए टीम के पास बहुत ही कम टाइम था, फिर भी ये पॉसिबल हो गया। जेकब को ये रोल बस किस्मत से मिला और यही उनके करियर का सबसे बड़ा रोल बन चुका है, साथ ही सबसे मुश्किल भी। क्रीचर का मेकअप करवाने के लिए जेकब को डेली 10 घंटे चेयर पर बैठे रहना पड़ता था, जिसके लिए वो रात को 10 बजे इस सेट पर पहुंच जाते थे ताकि सुबह तक मेकअप का काम पूरा हो जाए, फिर वो अपनी शूटिंग कर पाए। हर रोज वो 20 घंटे सेट पर बिता रहे थे बिना कोई कंप्लेन किए। इस रोल के लिए जेकब ने जापानीज बूटो डांस स्टडी किया ताकि उन्हें चाल ढाल में थोड़ी मदद मिले, और इसके अलावा मंगोलियन थ्रोट सिंगिंग भी स्टडी की, क्रीचर कैसे बोलेगा उसके लिए। और इस रोल के लिए जेकब ने हीथ लेजर के जोकर को अपनी इंस्पिरेशन बताया। क्रीचर का जो डिजाइन है वो लिया गया है 1983 वाली फ्रैंकेनस्टाइन ग्राफिक नॉवल में से, जिसमें फ्रैंकेनस्टाइन को बनाया था बर्नी राइटसन ने, जो कि डेल टोरो के दोस्त थे। डेल टोरो के एक और दोस्त हैं फेमस वीडियो गेम क्रिएटर हिडेयो कोजिमा, जिनकी गेम डेथ स्ट्रैंडिंग में डेल टोरो ने एक फ्रैंकेनस्टाइन जैसे कैरेक्टर का रोल किया था जिसका नाम था डेडमैन। इस मूवी में डेल टोरो ने कोजिमा को फेवर लौटाया है गेम जैसा ही एक सीन इसमें डालकर, जब क्रीचर के ऊपर बिजली गिरती है और हम उसके अंदर से सब कुछ देख पाते हैं कैसे उसे लाइफ मिल रही है। विक्टर के रोल के लिए ऑस्कर आइजैक डेल टोरो की एक लौती चॉइस थे। डेल टोरो चाहते थे कि विक्टर एक साइंटिस्ट कम लगे और रॉक स्टार ज्यादा लगे, तो वैसा ही ऑस्कर आइजैक ने डिलीवर कर दिया। डेल टोरो ने इससे पहले पिनोकियो बनाई थी, और डेल टोरो का कहना है कि ये दोनों मूवीज एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, मतलब कि क्रिएटर और क्रिएशन वाला हिसाब। इस फिल्म के लिए डेल टोरो ने इन्फ्लुएंस बताया है ओजी फ्रैंकेनस्टाइन, ब्राइड ऑफ फ्रैंकेनस्टाइन, वुदरिंग हाइट्स, ड्रैगन वेक, द इनहेरिटेंस और रेबेका को। मिया गॉथ ने एक्स में भी डबल रोल किया था। ये मूवी नॉवल से बहुत अलग है। कई लोगों को लग रहा है कि ये नॉवल की फेथफुल अडेप्टेशन है, पर ऐसा है नहीं। स्पॉइल मैं कुछ नहीं करूंगा, अगर किसी ने नॉवल पढ़ी है तो बता सकता है। चार्ल्स डैंस जिन्होंने विक्टर के फादर का रोल किया, वो इससे पहले भी विक्टर के फादर का रोल कर चुके हैं विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन में। ये दूसरी बार है जब ऑस्कर आइजैक ने एक ऐसे साइंटिस्ट का रोल किया जिसने कोई खतरनाक चीज बना दी हो। इससे पहले किया था एक्स मशीना में। विक्टर की लैब में जो टेरिफाइड फेस था वो मेड्यूसा का था, जो कि खुद एक ट्रैजिक मॉन्स्टर थी। ग्रैंडपा के साथ रहते हुए क्रीचर ने ओज़िमैंडिस पढ़ी थी, जिसे लिखा था मैरी शैली के हस्बैंड ने। मैरी शैली जिनकी नॉवल पे ये मूवी बनी है। तो ये थे कुछ अनसुने फैक्ट्स। आई होप आपको पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना और कमेंट करके बताओ कि आपको ये मूवी और ये वीडियो कैसी लगी। बहुत टाइम लगा के बनाई है तो फीडबैक जरूर देना। बाकी ऐसी और डिटेल ब्रेकडाउन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लो, ताकि नोटिफिकेशन आपके सपनों में भी आना शुरू कर दे। और ज्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहां पे आपको सब कुछ जानने के लिए मिल जाएगा, और साथ ही बाकी जगहों पर भी जिनके लिंक्स आपको मिल जाएंगे नीचे। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए सबको बाय।